देखिए, अगर हम कारणों की बात करें, मुद्रास्फीति के मुख्यतः 3 कारण हमें देखने को मिलती है जिसके कारण मुद्रास्फीति देखी जाती है या इन्फ्लेशन हमारे अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। तो वे कारण हैं, पहला कारण है मांग जनित कारण, है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कारण है लागत जनित कारण, और तीसरा कारण है संरचनात्मक कारण। तो देखिए, मांग जनित कारण का तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में अचानक से मनी सप्लाई बढ़ जाए। अब वो मनी सप्लाई किसी भी कारण से बढ़ सकती है। मान लीजिए अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए तो आप, स्वाभाविक सी बात है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अब मार्केट से ख़रीदने में सक्षम होंगे। उसी प्रकार से अगर सरकार रोज़गार के साधन बढ़ा दे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़गार उत्पन्न करवाएं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो रोज़गार के सृजित करें, तो ऐसे में जो है अचानक से लोगों के पास रोज़गार आएगा और उनसे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ेगी और वो कंजम्पशन करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सरकार अपना जो निवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश अवसंरचनात्मक निवेश में स्थापित कर दें, तो जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट उसमें अचानक से निवेश करे, और साथ ही साथ अगर सरकार जो है जो सब्सिडी है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च कर दे, कल्याणकारी योजनाओं में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा व्यय कर दे, तो ऐसे में भी जो है लोगों को उस सब्सिडी का लाभ मिलने लगेगा, तो लोगों के पास सेविंग बढ़ने लगेगी। तो उसके कारण भी जो है इस प्रकार से हमें बाज़ार में मांग देखने को मिलती है। हालांकि ये जो मांग है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अच्छी मानी जाती है, बट अगर ये नियंत्रित रूप में मांग उत्पन्न बनी रहे, क्योंकि देखिए भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में जो है भारत विकासशील देश के साथ साथ भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, जननांकीय लाभांश भी है। भारत के पास जननांकीय लाभांश भी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड से तात्पर्य ये होता है कि भारत में नौजवानों की संख्या अधिक मात्रा में है अन्य देशों की तुलना में, तो ऐसे में नौजवान ही हम सब देख सकते हैं कि हम लोग जो हैं बुज़ुर्गों की तुलना में ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे में विकासशील देश में मांग जनित कारण होना स्वाभाविक है भारत में, परंतु ये जो मांग जनित कारण है कभी कभी ये खतरनाक भी हो सकती है अगर इसको नियंत्रित ना किया जाए तो, और वो जो नियंत्रित करने की जिम्मेदारी है वो हमने बताया कि गवर्नमेंट और आरबीआई की है। दूसरा कारण है लागत जनित कारण। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप एक फैक्ट्री लगाते हैं और उस फैक्ट्री में कई सारे उपकरण हैं, मशीन्स हैं, या आपको मशीन्स और सारी मंगानी है बाहर से, और अगर उन मशीनों का दाम बढ़ जाए अचानक से, या उसके जो कल पुर्जे हैं वो अगर मेंटेनेंस के तौर पर अगर आप उनको ख़रीदते हैं और उनके प्राइस अचानक से बढ़ जाएँ, तो स्वाभाविक सी बात है आप जो कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे, जो कुछ भी रॉ मटेरियल के द्वारा आप प्रोड्यूस करेंगे, उसमें आप स्वाभाविक है कि आपको उस कॉस्ट को जोड़ना पड़ेगा। तब ऐसे में वो जो कॉस्ट है वो आप चाहते नहीं थे कि बढ़ाई जाए, परंतु हमारा जो कॉस्ट है जब वही बढ़ जाती है तो हमें स्वाभाविक तौर पर इस प्रकार की मांग देखने को मिलती है। भारत चूँकि कई सारे चीज़ों में को हम लोग आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तब ऐसे में क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें हमारी, जैसे कि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है, ऑयल इंपोर्ट हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या है कि जब ऑयल की कीमत अचानक से मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों में बढ़ जाती है तो इसके कारण जो है अचानक से हमारी कई सारी चीज़ें, चूँकि ईंधन
सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है सारी इंडस्ट्रीज़, सारी परिवहन क्षेत्र में, तो अचानक से जो है हर एक वस्तु, हर एक सेवाओं का मूल्य भी बढ़ जाता है। तो इसको जो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इन्फ्लेशन, आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तीसरी है संरचनात्मक कारण। देखिए, अगर आपके अर्थव्यवस्था में मांग जनित कारण है और उससे भी आप सही उसको नियंत्रित कर सकते हैं, और अगर आपकी लागत जनित कारण है तो एक हद तक गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे करके लोगों की इस समस्या को हल कर सकते हैं। पीएलआई स्कीम्स के तहत आप उसका एक उदाहरण देख सकते हैं। उसी प्रकार से बट अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही ना हो, सड़क हमारी दुरुस्त ना हो, मान लीजिए हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, किसान भाई हमारे जो कुछ भी अनाज उत्पादित करते हैं, मान लीजिए फल सब्जियां जो कुछ भी हैं, डेली प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनके स्टोरेज की व्यवस्था ना हो तब ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़राब होगी या उनको सस्ते मूल्यों पर बेचना पड़ेगा, तो इससे भी जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो संरचनात्मक कारण इस संदर्भ में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन संरचनात्मक कारण एक तो सामान्यतः हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, है ना। बट कुछ संरचनात्मक कारण आर्टिफिशियली उत्पन्न किए जाते हैं। अब ये जो संरचनात्मक कारण हैं वो किस प्रकार से देखे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत में ब्लैक मनी एक सबसे बड़ी समस्या है गवर्नमेंट के लिए। तो ब्लैक मनी भी जो है, काली मुद्रा जो है, उसका बाज़ार में अधिक से अधिक उपयोग होना, वो भी इन्फ्लेशन को हमारा बढ़ाता है। अब इस ब्लैक मनी का उपयोग मेनली सोना, है ना, इस रूप में इंपोर्ट की जाती है, लग्ज़री गुड्स खरीदने में इंपोर्ट की जाती हैं। तो जो डिमांड्स हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वस्तुओं की, तो ये भी एक रोल निभाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि कुछ होता है जो लोग काला बाज़ारी करते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जमाखोरी करते हैं, होर्डिंग जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए जमाखोरी जो है वो क्या होती है कि कुछ लोग हैं, अगर उनको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो लोग उस प्रोडक्ट को पहले किसी दूसरे से ख़रीद लेंगे और उस प्रोडक्ट को ख़रीद कर अपने पास रख लेंगे, बाज़ार तक उसकी सप्लाई पहुंचने नहीं देंगे। तब ऐसे में क्या होगा कि एक अचानक से आर्टिफिशियली मांग क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी उस प्रोडक्ट की। तो ऐसे में ये लोग फ़ायदा उठा के उस प्रोडक्ट को बेचेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ कमा लेते हैं। उसी प्रकार से एक कार्टेलाइजेशन आपने सुना होगा कि लोग जो है कार्टेल बना लेते हैं ना। कुछ दुकानें हैं मान लीजिए, वो आपस में एक दूसरे से जो कंपटीशन है उसको दरकिनार करते हुए आपस में एक समन्वय बनाने की संबंधित वस्तु की कीमत को हम लोग बढ़ा देते हैं। तो हमें जो नागरिक है वो स्वाभाविक तौर पर अब वो जो वस्तु है उसको ख़रीदने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो ये कार्टेलाइजेशन भी एक समस्या है जो स्ट्रक्चरल समस्या देखने को मिलती है। काला बाज़ारी मैंने आपको बताई कि मान लीजिए अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण पीडीएस है, तो पीडीएस के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मान लीजिए अपना जो अनाज जो है जमा करके या काला बाज़ारी करके कहीं और बेच दें इल्लीगली, तो वो भी जो है काला बाज़ारी कहलाती है और ये भी जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति का कारण बनती है। तो ये तो थे मुद्रास्फीति से संबंधित कारण की हमने चर्चा की अभी। अब अगर हम देखें कि इन सारे मुद्रास्फीति के कारणों का किस प्रकार से भारत की जो केंद्रीय बैंक है
और भारत की जो गवर्नमेंट है वो इससे निपटने का प्रयास करती है। देखिए, तो इस संदर्भ में सरकार जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आरबीआई और गवर्नमेंट, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। देखिए, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है एमपीसी, उसके माध्यम से मांग जनित मुद्रास्फीति को तो नियंत्रित किया जा सकता है। मांग जनित इसे नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु क्या है कि जो लागत जनित कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ना, और जो संरचनात्मक इन्फ्लेशन है, उसको आरबीआई टैकल नहीं कर पाती है। उसकी टैकल करने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। तो सरकार सब्सिडी दे करके, मैंने बताया कि आपको, लागत जनित मुद्रास्फीति से हम निपट सकती है। काला बाज़ारी और ये सारी चीज़ों पर सख्त निगरानी रखते हुए, कड़ाई से नियमों का पालन करवाते हुए, सरकार इनकम टैक्स जीएसटी कंप्लायंस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के तहत टैक्स के दायरे में लोगों को ला करके इन सारे चुनौतियों से निपट सकती है। तो सरकार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। मुद्रास्फीति में हमने देखा कि किस प्रकार से मुद्रास्फीति के प्रभावों की हम लोगों ने चर्चा की। आमतौर पर इसे महंगाई तो कहते हैं, परंतु महंगाई सिर्फ इसका एक कारण है। मुद्रास्फीति के कई सारे आयाम होते हैं जिसका हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। मुद्रास्फीति के कारणों की भी हम लोगों ने चर्चा की। अब नेक्स्ट लेक्चर में कई सारे और आयाम हैं जो मुद्रास्फीति से जुड़े हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।